क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज एक नई लेक्चर में हमें वन मार्कर्स की चर्चा करनी है चैप्टर 2 की। और वो कल से हम आईडी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे एज पर प्रॉमिस। ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ मैक्रो मैक्रो भगाते रहेंगे। अगर मैक्रो एकदम इकट्ठे खत्म होगी ना, फिर आईडी करने में बहुत बोरियत आती है। तो बेटर ये है कि अगर हम 2-3 चैप्टर मैक्रो के करें तो एक आध चैप्टर बीच में आईडी का कर लेते हैं। उससे बेटा सब कुछ सही बना रहेगा, बैलेंस्ड बना रहेगा। तो बाबू अभी हम वन मार्कर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के। और बाबू वन मार्कर्स में भी सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं। 6 टाइप के क्वेश्चन है बेटा, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, हमें ट्रू फॉल्स भी करने हैं, हमें मैच द फॉलोइंग भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं, असर्शन रीजनिंग करनी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। 6 टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं हम वन मार्कर्स। ठीक है जी। तो पहले फर्स्ट टाइप फिलिंग द ब्लैंक्स। बेटा आप सबके पास नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आप उसमें लिख लेना, लेकिन मुझे एक बार डिस्कशन करना है तो ठीक है, फिर सीधा करेक्ट आंसर ही लिख लेना अभी। तो बाबू डिस्कशन करते हैं फटाफट से एक बार फिलिंग द ब्लैंक्स पर। बिल्कुल नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, अपना अपना नंबर सब समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पानी से, ऐसी चलती रहेगी। ठीक है जी, चलो जी, सब अपना अपना नंबर सोचना शुरू कर दो। Normal resident of a country refers to an dash or an dash who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country. बेटा an individual or an institute, ठीक है जी। डेफिनेशन का मेन पार्ट था, मीन्स पोर्शन था नॉर्मल रेजिडेंट के। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे बढ़ाते हैं। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर डैश और फॉर डैश। फाइनल गुड्स किस किस के लिए यूज होते हैं, इधर यूज फॉर डैश और फॉर डैश। एक तो कंजम्पशन और दूसरा फॉर वो प्रोडक्शन ना बोल के, हाँ है तो वही कि प्रोडक्शन इन द हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इतना बड़ा लिखोगे, इसकी जगह हम लिख देते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो बाबू इधर यूज फॉर कंजम्पशन और यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। रिद्धि डैश इनकम इज अ रिसीट कंसेप्ट। कौन सी इनकम सिर्फ रिसीट ही होती है, कमानी नहीं पड़ती। हिंट दे दिया मैंने। बताया भी था बैच में, बताया। नेशनल इनकम, वेरी गुड। ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम इज अ रिसीट कंसेप्ट whereas फैक्टर इनकम इज अ अर्निंग कंसेप्ट। बताया था मैंने बैच में। आगे बढ़ाते हैं जी। डैश गुड्स आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। बेटा कौन बताना चाहता है इसको, किसको कौन बताना चाहता है? डैश गुड्स आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। नहीं, फाइनल गुड्स तो नहीं हो सकते। फाइनल गुड्स में भी दो गुड्स होते हैं, कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स तो फिर भी मैं मान सकता हूँ, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन है। ठीक है जी, मैं वो नहीं मान सकता कैपिटल गुड्स सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन है। पर अगर मशीनरी है, एक बारी में खत्म थोड़ी हो जाएगी। तो फाइनल गुड्स तो आंसर नहीं है। अब दिमाग में जाएगा कंजम्पशन गुड्स। बेटा कंजम्पशन गुड्स भी 4 तरीके के होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, तो एक बारी में खत्म नहीं भी होने वाले होते हैं। इसका जो परफेक्ट आंसर है वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जनरली ऐसे होते हैं जो एक एक्ट में खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे होते हैं। समझ में आया? फोर्थ का आंसर क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है। अंतर अब आपका नंबर है। डैश गुड्स आर यूज्ड, सॉरी, फिफ्थ वन पढ़ रहे हैं। एनआईटी रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन डैश एंड डैश। बाबू इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक है जी। वैसे एक बात बताऊं, इसमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट भी आ सकता है। एमपी माइनस एफसी क्या होता है? एनआईटी तो होता है। और एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडी का भी डिफरेंस होता है, तो आईटी माइनस सब्सिडी भी हो सकता है और एमपी माइनस एफसी भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है ना, इसलिए वन मार्कर्स टिपिकल होते हैं।
बुक ने भी एक आंसर लिखा हुआ, बुक को नहीं पता, दूसरा भी हो सकता है। करणमल साहब अब आपका टर्न है बेटा। आगे बढ़ाते हैं बात को। अभी हम आ चुके हैं सिक्स्थ वर्ड। डैश रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर डैश और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इससे आइडिया लग गया वैसे कि क्या होगा आंसर। बाबू इंटरमीडिएट गुड्स refers to those goods which are used either for resale or for production in the same year। समझा? इंटरमीडिएट गुड्स है फर्स्ट वाले ब्लैंक आंसर, सेकंड का रीसेल। हाँ वो तो रीसेल तो सही बोला। सेवेंथ वन देवेश, फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन बोथ डैश इनकम एंड डैश इनकम, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। आगे बढ़ो जी। एट वन, NFIA is negative when income earned from abroad is dash income paid to abroad। NFIA कब नेगेटिव होगा? when income earned from abroad is dash factor income paid to abroad। क्या है आंसर? लेस देन। अगर भैया मैंने कम कमाई होगी, इनकम अर्न कम करी होगी अब्रॉड से और अब्रॉड में दी होगी ज्यादा, तभी तो नेगेटिव होगी। NFIA का क्या फॉर्मूला होता है? इतना तो भाई चौक रहा था, मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करता वन मार्कर, एक भी। NFIA नेगेटिव होगी भैया। NFIA किसके बराबर होती है? फीफा माइनस फिटा। जब मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम कमाऊंगा और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा दूंगा, ये कमाई 100 और दे दी फॉरेन में 200, तभी तो होगी भाई नेगेटिव। इतना क्या परेशान हो रहा था तू? ऐसा तो कोई पहाड़ पूछ भी नहीं दिया तुझसे मैंने, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं करता जब से रिवीजन चल रहा है। अब ध्यान रखियो, अब तो मेरे लिस्ट पे है। चलो जी, नाइन्थ वन dash when dash is subtracted from gross investment we get net investment। तो सिंपल फंस गया, डिप्रिसिएशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। टेंथ वन दिव्य, कंजम्पशन गुड्स हैव डैश डिमांड व्हाइल कैपिटल गुड्स हैव डैश डिमांड। बाबू सही बोल रहा है ये, ध्यान रखना। अगर कंपैरिजन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में, इधर देखो प्लीज मेरी तरफ, अगर पेपर में कंपैरिजन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में है तो हम लिखते थे फाइनल गुड्स हैविंग अ डायरेक्ट डिमांड व्हाइल इंटरमीडिएट गुड्स हैविंग अ डेराइव्ड डिमांड। क्योंकि मैंने वहां पर एग्जांपल दिया था, कोल की अपनी डिमांड नहीं है, पेटिस की डिमांड से कोल अपनी डिमांड डेराइव कर रहा है, शुगर की डिमांड नहीं है, कैंडी की डिमांड से डेराइव कर रही है शुगर अपनी डिमांड। लेकिन अगर कंपैरिजन फाइनल गुड्स के दोनों पार्ट में है, कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स दो ही तो तरीके के हैं, अगर उनमें कंपैरिजन है तो हमेशा ध्यान रख लेना डायरेक्ट डिमांड कंजम्पशन गुड्स की है, इसकी डिमांड कैपिटल गुड्स की इनडायरेक्ट ही है। इधर देखो प्लीज मेरी तरफ, पहले मेरी तरफ देखो। बाबू एक कंपनी बनाती है, मैं कहता हूँ आपके गली मोहल्ले में कंपनी सेटअप की हुई है, किसी आदमी ने सॉक्स बनाता है, एक पर्टिकुलर मशीन, अच्छा ठीक है, एक पर्टिकुलर मशीन है जो सॉक्स निकालती है 25,000 रुपये। ठीक है बेटा, सॉक्स की डिमांड आती है उसके पास 50,000 पेयर की, 50,000 पेयर की। सर उसने क्या करा, क्योंकि डिमांड 50,000 पेयर के आ गई और एक मशीन 25,000 पेयर ही निकाल सकती है, दिन रात चलती रहे चाहे पूरे साल चलती रहे बेटा, क्योंकि सॉक्स की डिमांड 50,000 की आई तो उसने एक एडिशनल मशीन और बाय कर ली। मैं आपसे पूछूं क्या उसके पास डिमांड मशीन की आई थी? भाई डिमांड तो सॉक्स की आई थी। कंजम्पशन गुड्स इज हैविंग अ डायरेक्ट डिमांड, मशीन ने अपनी डिमांड डेराइव करी फ्रॉम द डिमांड ऑफ सॉक्स, कैपिटल गुड्स ने अपनी डिमांड डेराइव की, तो बेटा उसकी डिमांड को हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड डिमांड बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, इजी वन। आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। कुंज, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड इज डैश गुड्स व्हाइल मिल्क परचेज्ड बाय स्वीट शॉप इज एन डैश गुड्स। क्या फंस गया भाई, ये फाइनल है भैया, ये इंटरमीडिएट है। हाउस होल्ड ने खरीदा तो हमेशा फाइनल होगा, और स्वीट शॉप ने खरीदा उससे ऑब्वियसली वो मिठाई बनाएंगे, और मिठाई बनने के बाद कोई आइडेंटिटी बचेगी नहीं मिल्क की। ठीक है, ठीक है सच्ची। चलो नेक्स्ट वन, 12th,
इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल विद इन द डैश बाउंड्री। हाँ आपकी का है, इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल विद इन द डैश बाउंड्री। किस बाउंड्री के अंदर होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी? तो इतने भचक्के रह जाते हो जैसे मैंने बैच में कुछ कराया नहीं। एक एक वर्ड बोला हुआ है, जितने एमसीक्यू हैं, जितने वन मार्कर्स हैं, सारे सब पढ़ाए हुए, इक्का दुक्का भी बात नहीं है। प्रोडक्शन बाउंड्री, और मैंने कहा था जब तक गुड्स फर्म्स के बीच में बिकता है तब तक विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होता है। जैसे ही बेटा बाद में कंज्यूमर को बिकेगा बिल्कुल लास्ट में, तो हम बोलेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री के बियॉन्ड चला गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 13th वन, फैक्टर इनकम इज रिसीव्ड बाय, हाँ ऐसे ऐसे सांस नहीं आता। हाँ तो पहले क्या करती तू? चीटिंग कर लेती, पड़ोसी से पूछ लेती। अच्छा चल अब बता दे, अब क्या बिगड़ेगा? सेकंड नहीं रुक रहा। अब फैक्टर इनकम इज रिसीव्ड बाय कैरी फॉर्म, वेरी गुड। कभी बड़ा फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस बुक उठा के? अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखना है यहाँ पर, ठीक है? वो हाउस होल्ड रिसीव करते हैं, वहां पर डिफरेंस पढ़कर देख लेना। फैक्टर इनकम इज ऑलवेज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना? एंड ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, ऐसे लिखा हुआ है मतलब, ठीक है? चलो विधि, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली डैश गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं जुड़ते। कल भी आता है क्वेश्चन जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। रिद्धि, ओनली डैश गुड्स एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस कंसीडर्ड। ये गुड्स वर्ड नहीं होगा बेटा, ये गुड्स वर्ड होगा ही नहीं। ओनली डैश, और आपको चूज करना होगा एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड में से। ओनली डैश ऑब्सोलेंसेस कंसीडर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन का ही दूसरा नाम है। क्या आता है डेप्रीसिएशन में? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये बाबू क्वेश्चन है ओनली, ये गुड्स वर्ड नहीं है, काटा मारते, ओनली एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस कंसीडर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप का दूसरा नाम है। इसमें कौन सा ऑब्सोलेंस आता है? एक्सपेक्टेड, क्योंकि डेप की डेफिनेशन बताई थी, डेप्रीसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस तो कैपिटल लॉस होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बाबू। ट्रू फॉल्स के लिए ना आप सबको मैं टाइम दे रहा हूं, ठीक है जी? 18 ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी? कोशिश करो कि 18 के 18 अटेम्प्ट कर दो फटाफट से, ठीक है जी? गलती आएगी तो देखते हैं, फटाफट से 18 के 18 ट्रू फॉल्स कर दो। सिर्फ 2 मिनट का गैप कर रहे हैं हम। चलो फटाफट से डिस्कशन करते हैं। ओ मैं ही बताता चाहूँ, आप मैच कर लेना, बता देना कितनों का सही। पूछ लो, चलो पूछ ले, बनाई काम कर लो, स्पीड बढ़ाकर फिर लेकिन करते हैं डिस्कस। कहाँ तक डन है? कहाँ तक नुकसान आ गई? आपकी नहीं आई, चलो आपसे शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स हैव अ डिराइव्ड डिमांड व्हाइल फाइनल गुड्स हैव अ डायरेक्ट डिमांड। ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। अंतरा, ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड्स। फॉल्स, क्योंकि बेटा अगर ब्रेड रीसेल के लिए खरीदी गई है तो इंटरमीडिएट है। ये क्या बात हुई? ठीक है ना करणवाल साहब? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैन बी इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट। ट्रू, अगर डेप्रीसिएशन 0 हो जाए तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है ना जी? आगे बढ़ते हैं सर। मार्केट प्राइसेस मोर देन फैक्टर कॉस्ट इज ऑलवेज मोर देन फैक्टर कॉस्ट। फॉल्स बेटा, हमेशा जरूरी नहीं है मार्केट प्राइस ज्यादा हो। क्यों? अगर एनआईटी नेगेटिव हो गई तो बेटा कम हो जाएगा। इधर देखो, समझ में आ गई होगी वैसे शायद ये बात जो मैंने बोली। बेटा मार्केट प्राइस किससे मिलकर बनता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी से। अगर ये 100 है और ये 20 है तो 120 है,
पर वो पूछ रहे मार्केट प्राइस का हमेशा ज्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट से, हमेशा। सर अगर मैं कहूँ एनआईटी नेगेटिव है तो बेटा मार्केट प्राइस कम हो गया ये तो फैक्टर कॉस्ट, ये तो कोई बात नहीं कि हमेशा ज्यादा ही होगा। क्लियर? चल आगे बढ़ाते हैं इसी बात को बेटा। फिफ्थ वन, अ गुड कैन बी इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट गुड्स इन वन केस एंड अ फाइनल गुड्स इन अनदर केस। ट्रू, एक गुड्स किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है, किसी के लिए फाइनल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एंड यूज क्या हो रहा है उसका। ठीक है जी। पार्ट द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स ओनली, नहीं इंस्टीट्यूट पे भी लगता है, फॉल्स है ये। सेवेंथ वन, द वे इन फाइनल गुड्स नो वैल्यू इज टू बी एडेड, ट्रू है। फाइनल गुड्स में कोई और वैल्यू थोड़ी ऐड कर सकते हो क्योंकि वो रेडी फॉर कंजम्पशन होते हैं ना ज्यादातर, तो और क्या वैल्यू ऐड करेगा। मैं कहता हूँ ये चेयर है, फाइनल गुड्स है, अब इसमें और क्या वैल्यू ऐड करेगा, तो बिल्कुल इस्तेमाल के लिए रेडी है। रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड हो सकती है, इंटरमीडिएट गुड्स में तो वैल्यू और ऐड हो सकती है, अभी फाइनल गुड्स तो रेडी फॉर कंजम्पशन है, उसमें और वैल्यू एडिशन होने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो ये ट्रू है। एट वन, बटर इज ओनली अ फाइनल प्रोडक्ट, फॉल्स। अगर रीसेल के लिए खरीदो तो फाइनल कैसे, वो इंटरमीडिएट हो सकता है, सच्ची। एंड यूज ऑफ गुड्स कैटेगराइज द गुड्स एज इंटरमीडिएट और फाइनल, बिल्कुल ट्रू। कल भी बताया था बेटा, अगर इंटरमीडिएट या फाइनल गुड्स बनना है तो उसके लिए एक ही क्लासिफिकेशन का बेस यूज होता है, वो एंड यूज होता है। वेरी गुड। पामी, फाइनल गुड्स इंक्लूड ओनली दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, फॉल्स। सिर्फ ये थोड़ी आएंगे बेटा, वो भी तो आ सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट वाले कैपिटल गुड्स भी तो आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। 11th वन, obsolescence be it expected or unexpected is a component of depreciation, false। सिर्फ expected आता है बेटा, unexpected is a capital loss, अभी रिद्धि को भी यही पता है। आगे बढ़ते हैं जी। 12th वन, national income is always more than domestic income, false। national income बेटा कभी मतलब हमेशा नहीं हो सकती, अगर NFIS पॉजिटिव तो ज्यादा होगी, NFIA नेगेटिव भी तो हो सकता है, फिर डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी। ठीक है ना जी। गार्गी, all purchases by a production unit from another production unit are intermediary product। कहता है सारी परचेस जो एक प्रोडक्शन यूनिट करती है दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से, वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। क्या करा आपने सबने, लॉजिक क्या है फॉल्स फॉल्स का? क्या चीज बाबू? उसने बोला एक प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट मतलब फर्म। कहता है फर्म जितनी भी परचेस करती है दूसरी फर्म से, वो हमेशा क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। आपने क्या बोला, फॉल्स बोला, मैंने मान लिया आंसर ठीक है। साबित कर दोगे, साबित कर दोगे इस चीज को? कोई है जो साबित कर दे? मैं बता रहा हूं फॉल्स बिल्कुल करेक्ट है, जिन्होंने ट्रू लिखा हुआ तो गलत है, फॉल्स बिल्कुल करेक्ट है। कोई साबित कर सकता है इस चीज को रीजन देकर? चलो बताओ, आप ही बताओ यार, बात बने बनाए लेने की नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। वो कह रहे हैं फर्म दूसरी फर्म से जो भी सामान खरीदती है हमेशा इंटरमीडिएट ही होता है वो गुड्स। नहीं बेटा, एंड यूज नहीं डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। फर्म ने खरीदी मशीनरी है, अगर मशीनरी खरीदी और प्रोडक्शन के लिए यूज होगी वो मशीनरी, तो वो फाइनल गुड्स नहीं हो गया, कहां से इंटरमीडिएट बचा फिर वो? तो मैं सोचा ही नहीं इस बात को। समझ आई बात? क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वन। 14th वन, किसकी टर्न है? आपकी, ठीक है जी। सैलरी ऑफ एन इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि बेटा रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज द पार्ट ऑफ रशिया ओनली, रशिया में काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? इंडियन काम कर रहा है। कहते वो नेशनल इनकम में जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। कल बताया था मैं नेशनल इनकम की सबसे आसान डेफिनेशन आपको। क्या होती है नेशनल इनकम की डेफिनेशन? मेरे देश का रेजिडेंट कमाए, चाहे कमाए इंडिया से चाहे कमाए अब्रॉड से। अब इंडियन ने कमाया कमाया रशिया से, तो जुड़ेगा तो भाई। या दूसरे तरीके से सोचने में वैसे भी सोचवा सकता हूँ, एनएफआईए का पार्ट होता है कि नहीं होता ये वाली चीज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
अगर इंडियन ने रशिया से कमाया तो अब्रॉड से तो कमाया, एनएफआईए का पार्ट है। और नेशनल इनकम कैसे बनती है, डोमेस्टिक इनकम में अगर नफिया जोड़ दो तो, और इसका पार्ट है वो। ठीक है, दोनों तरीके से सोच सकते। चलो बढ़ाते हैं बेटा बात को आगे। अब वो बढ़ा रहे हैं बात को आगे। 15th वन, चलो जी, करणवाल साहब, परचेस ऑफ मशीनरी बाय अ प्रोड्यूसर इज एन इंटरमीडिएट गुड। फॉल्स। ठीक है ना, अगर मशीनरी खरीदी है तो बेटा जरूरी नहीं है वो इंटरमीडिएट हो, रीसेल के लिए खरीदी है तो इंटरमीडिएट है, अगर बेटा प्रोडक्शन करेगा उससे तो वो फाइनल गुड्स है। फॉल्स है ये। 16th, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तीसरी बार आ गया क्वेश्चन एक जैसा, नहीं ये क्या होगा, फॉल्स है बेटा, वो कैपिटल लॉस का पार्ट होता है। रितेश, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। फॉल्स, कभी कभी सिंगल यूज में बेटा कन्वर्ट हो जाएंगे, एक इस्तेमाल में खत्म। पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दैट मींस डेप्रिसिएशन हैज नथिंग टू डू विद एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब पैसेज ऑफ टाइम होता है। हाँ फॉल्स ही है, डेप्रिसिएशन का तो लेना देना है भाई पैसेज ऑफ टाइम के साथ, एफ्लेक्स ऑफ टाइम के साथ। ठीक है जी, आगे बढ़े बाबू। मैच द फॉलोइंग, ऐसे मैच द फॉलोइंग तो कर लोगे यार, खुद कर लोगे। चलो 5 मिनट रुको, मैच द फॉलोइंग को छोड़ो, मेरे को तो अभी एमसीक्यूज को भी छोड़ो, सबसे लास्ट में आ जाओ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पर आ जाओ सबसे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट। बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में मेरे पास 4 ऑप्शन है, ए है बोथ ट्रू है, बी है बोथ फॉल्स है, सी है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है, डी है स्टेटमेंट 2 ट्रू है, 1 फॉल्स है। पहले पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 1, फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग डोमेस्टिक टेरिटरी जस्ट मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री। अच्छा, और स्टेटमेंट 2, इंडियन एम्बेसी इन जापान इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। किसकी टर्न है, दिव्य? दिव्य बता बाबू क्या है ये, स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है फॉल्स है? आंसर तो डी है, ठीक है यार बता दो दिया कर। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है। पूछ पास लेता है क्या, पूछता है क्या? अच्छा अच्छा, कुंज बेटा सेकंड क्वेश्चन, नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूट, और कहता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरियाज। दोनों ट्रू है बेटा, आंसर इज ए। चलो जी सांची, स्टेटमेंट 1, फैक्टर इनकम इज अ बाइलेटरल इनकम, और बी, फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। फर्स्ट तो ट्रू है, और कहता है फैक्टर इनकम रिसीव हो जाती है बिना कुछ करे। फॉल्स है, सी होगा आंसर मेरा ख्याल। पहली स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स। आगे बढ़ते हैं जी, फोर्थ वन, पामी, इंटरमीडिएट, भाई पढ़ने दे यार, इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये तो फॉल्स ही है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर, ये ट्रू है। तो क्या आंसर हुआ, डी। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी, विधि, NFI is positive when income earned from abroad is less than income paid to abroad। एक तो स्टेटमेंट ये है, और स्टेटमेंट 2, NFI is negative in a closed economy as such economy does not deal with the rest of the world sector। अच्छा क्या है, सी का मतलब है पहला ट्रू है, पहला कहां से ट्रू है? एनएफआईए कब पॉजिटिव होता है? व्हेन इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन इनकम पेड टू अब्रॉड। यही बात मैंने अभी उसको समझाई थी, यही बात मैंने अभी उसको समझाई थी। उसने बोला एनएफआईए कब पॉजिटिव होगा, जब ये कम हो इससे। अगर ये कम हो, मतलब मान लो ये तो है 20 और ये है 100, पॉजिटिव हो गया। तो यही बोल रहा है, NFIA पॉजिटिव होगा व्हेन फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। दोनों फॉल्स हैं, क्योंकि बी पार्ट में वो क्या कह रहा है,
बी में वो कह रहा है बेटा, कह रहा है अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है, एक सेकेंड कहां गया, ये रहा बाबू, उसने कहा NFIA नेगेटिव होगा क्लोज्ड इकोनॉमी में, क्योंकि कोई डीलिंग ही नहीं करते हम किसी के साथ। बेटा अगर कोई डीलिंग नहीं करते तो NFIA जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी है, ना तो हम अब्रॉड से कुछ कमाएंगे ना अब्रॉड को कुछ देंगे, जीरो होगा। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, आंसर इज बी। ठीक है रिद्धि, A person can be a citizen of one country and at the same time resident of another country, ये तो ट्रू है बिल्कुल, मैंने कंसेप्ट पढ़ा था सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंशिप। और स्टेटमेंट 2, नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्टिव प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑपरेटेड बोथ बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। वो गलत है, ये कहता है नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इधर देखना प्लीज। मैं कहता हूं ये बात बड़े आराम से समझ में आ सकती है अगर आप बैठ में मेरी बात सुनते हो। कहता है नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर हो, चाहे वो रेजिडेंट करे चाहे वो नॉन रेजिडेंट करे, बेटा वो डोमेस्टिक इनकम होती है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए लेकिन सिर्फ इंडिया से। यही बात कह रहा है। कहता है नेशनल प्रोडक्ट क्या है, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो सिर्फ इंडिया के अंदर हो। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब मेरे लिए इंडिया ही तो है, चाहे वो रेजिडेंट करे चाहे वो नॉन रेजिडेंट करे, ये तो डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन है। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, जबकि ये ट्रू थी। देख लो आंसर क्या बैठा, सी बैठा शायद। ठीक है जी, असर्शन रीजनिंग 5 है। ठीक है जी, एक बच्चे की ड्यूटी लगाते हैं, 500 बताइए, पार्थ को फंसा देते हैं। पार्थ आ जाता ही आंसर फटाफट से। पहली असर्शन रीजनिंग, फैक्टर इनकम इज अ बायलैटरल income or factor income is earned for contributing to the production process. A answer. Second one, intermediate goods have direct demand. assertion false हो गई, सीधा आंसर क्या हो गया, D, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है। थर्ड वन, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये तो भैया ट्रू है। और कहता है ट्रांसफर इनकम इज अ यूनिलेटरल कंसेप्ट, वन साइडेड कंसेप्ट। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, पर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि आंसर शुड बी बी। फोर्थ वन, सब्सिडीज आर ट्रांसफर पेमेंट, और रीजन कहता है सब्सिडी कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा रीजन इज फॉल्स, आंसर इज सी। बेटा करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, नहीं पता, ये वैल्यू एडेड मेथड में आएगा, पता लग जाएगा। चलो क्या होता है करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी छोड़ दो इसको अगर नहीं भी समझ में। फिफ्थ वन, डेप्रिसिएशन इज आल्सो टर्म्ड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और बेटा रीजन बताता है डेप्रिसिएशन रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल व्हिच इज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यस, इसी वजह से नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रखा गया, ए आंसर। ठीक है जी, एमसीक्यू और मैथ्स द फॉलोइंग आप कर रहे हो, मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।